हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे विज्ञान का। आप लोग का विज्ञान का पेपर लगभग 22 तारीख को है, तो उससे पहले हम लोग कम से कम 8 से 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे हूबहू जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन का जो तरीका होता है, पहले आपको 4 बहुविकल्पीय देगा। ये हम बात कर रहे हैं विज्ञान के भौतिक का पोर्शन की बात। पहले जो होगा वो उसमें देगा 4 बहुविकल्पी, उसके बाद अति लघु उत्तरीय आएंगे, फिर लघु उत्तरीय आएगा और उसके बाद आएगा आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो में जो है हम आपको बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको किस प्रकार बोर्ड में हल करना है, लिखना है। तो बाकी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ अगर इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं, ये है मॉडल पेपर नंबर 2। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर अपलोड किया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो पहला है बहुविकल्पी टाइप के जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 जो दिया है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत अधिक चांस हैं, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा वो हमारे हर एक मॉडल पेपर में अवश्य दिखेगा, ताकि आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में लिखते समय कोई गलती ना हो। तो इसमें देखो होता क्या है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला हमारे पास है वो है F बराबर R/2। यानी कि अगर इसका हिंदी वर्जन हम करें तो फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब बाबू देखो, वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी कि अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला दिया है वक्रता त्रिज्या, R का मान दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। R का मान कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी कि क्या, F, फोकस दूरी यानी कि F आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास F और R 2 वेरिएबल हैं, तो करना क्या है, R की जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो F बराबर आ जाएगा, R हमारे पास है 20 सेंटीमीटर बटे 2, तो F का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। R का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपरोक्त तीनों। तो शायद हम लोग इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, इन सभी दर्पण के प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टीज है वो मैच करेगी।
क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर में। किसमें करते हैं? साइड मिरर। साइड मिरर। साइड मिरर क्या होगा? जो गाड़ी के अगल बगल में जो दो शीशे लगे होते हैं उनको बोलते हैं क्या? साइड मिरर। उसमें किस लेंस का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? क्योंकि यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कोई भी बहुत बड़ी चीज है, कोई भी बहुत बड़ी वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब छोटे से दूरी में ही क्या करेगा? बना देगा। दूसरा जो इसकी क्वालिटी होती है, इसका दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र को वह छोटा सा दर्पण जो है बहुत से बड़े क्षेत्र को क्या करेगा? दिखा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी बनता है। ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो बनाता है क्या? उत्तल दर्पण। और क्यों बनाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? ये हमारा नेत्र से क्वेश्चन आया है, नेत्र से हमारा प्रश्न है। तो नेत्र से हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला है नेत्र की निकट दृष्टि दूरी, या इसी को बोलते हैं न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आता है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी की जब बात आती है तो न्यूनतम दूरी हमारी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है हमारी क्या? अनंत। अधिकतम जो होती है वो क्या होती है? अनंत। अधिकतम जो होती है वो क्या होती है? अनंत। साथ ही साथ नेत्र से 2 क्वेश्चन और बनता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था NADU। N मतलब जब निकट दृष्टि दोष होगा तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा अवतल। क्या? अवतल लेंस। N फॉर निकट दृष्टि दोष, A फॉर अवतल, D फॉर दूर दृष्टि दोष और U फॉर जो आएगा वो उत्तल। क्या? उत्तल लेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, यानी दूर दृष्टि का स्पष्ट बिंदु जो होगा या स्पष्ट दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो इसके साथ साथ हम 3 चीज और याद करते चलेंगे कि निकट दृष्टि दोष
दूरी, निकट दृष्टि दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है या अधिकतम बिंदु जो होता है वो होता है हमारा अनंत होता है। और नेत्र में जो दोष आते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा अवतल लेंस, वो अवतल लेंस। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, ऑप्शन हमारा आ जाएगा क्या, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है। मात्रक से एक प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इसमें हम चारों विकल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक, तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो आप लोग बताइए कूलाम किसका मात्रक है। तो कूलाम जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है। तो जूल एक तो मात्रक होता है कार्य का, एक मात्रक होता है कार्य का, और दूसरा जो मात्रक होगा वो होगा ऊर्जा का। दूसरा जो मात्रक होगा वो ऊर्जा का। यानी कार्य का और मात्रक का दोनों का, कार्य का और ऊर्जा का दोनों का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल। और कैलोरी किसका होता है, तो कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। उम्मीद है कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम के नियम में मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक चालक है। ए भी एक चालक है। इसमें आर ओम का कोई प्रतिरोध है, इनके बीच जो विभवांतर है वो V है, और इसमें प्रवाहित जो धारा है वो I है। चालक है तो उसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर होगा, और तार का अपना कुछ प्रतिरोध होता है। ये तीन चीजें हर एक चालक में पाई जाएंगी अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा तो इसमें समझने वाली बात है। और इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ये तो हमारी ओरल हो गया। अब देखते हैं कि इसको समझते हैं इस क्वेश्चन से। अगर ये मान लेते हैं कोई चालक है और इसमें कोई परिवर्तन ना तो इसका ताप बढ़ाया जाए ना ही इसकी लंबाई में कोई छेड़छाड़ की जाए, अगर ये चालक है तो इनके बीच जो विभवांतर होगा, ये V जो विभवांतर होगा और इसमें जो प्रवाहित धारा होगा V/I, इनका अनुपात सदैव क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम R से प्रदर्शित करते हैं, और इस R को ही हम क्या कहते हैं, इस R को बोलते हैं प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो लिखा कैसे जाएगा, एक बार देख लेते हैं, आज लिख देते हैं। यदि किसी चालक की
भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, लंबाई, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव एक क्या होता है? नियतांक होता है। यानी V अपान I इज इक्वल टू नियतांक, और V अपान I इज इक्वल टू लिख देते हैं R। यही होगा हमारा क्या? ओम का नियम। एक बार फिर देख लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ओम का नियम हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? मान लेते हैं ये हमारा एक चुंबक है नॉर्थ, और ये हमारा दूसरा एक चुंबक है क्या? साउथ। तो चुंबकीय बल रेखाओं की पहला चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण यही होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो उत्तरीय ध्रुव, नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तरीय ध्रुव, और चुंबक को पूरा बना लेते हैं। उत्तरीय ध्रुव यहां से निकालेंगे और यहां से अंदर कर देंगे। उत्तरीय ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि किसी भी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणीय ध्रुव पर आकर मिलती हैं। किसी भी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उत्तरीय ध्रुव से मिलती हैं, और थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में आके मिलती है। किसी भी चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणीय ध्रुव पर आकर मिलती हैं। ये हो गया हमारा पहला गुण। दूसरा गुण जो इसका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। उम्मीद है आप लोग इसको लिख लेंगे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए
और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती हैं। दूसरा जो है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो देखते हैं, तीसरा सी, ये कहता है एक डायोप्टर को एसआई मात्रक, एक डायोप्टर को एसआई मात्रक में बदलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा, डायोप्टर मात्रक किसका है? डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर जो है वो है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और क्षमता का फार्मूला क्या होता है? P = 1/f मीटर। P = 1/f मीटर। यानी कि जब फोकस दूरी मीटर में होता है तो यानी इसको लिख सकते हैं 1/f × 1/मीटर। मीटर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/f मीटर इनवर्स, क्योंकि यहां पर तो इसकी घात +1 होगी, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगी क्या? -1। और इसी m की पावर -1 को क्या लिखा जाता है? डायोप्टर। इसी m⁻⁻1 को क्या लिखा जाता है? डायोप्टर। एक बार फिर समझिएगा, डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और हमारे पास इसका फार्मूला होता है P = 1/f मीटर। f जहां फोकस दूरी है, इसका एक फार्मूला और होता है P = 1/f, 1/f नहीं 100/f। और जब f किस में होता है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। तो इसको ना लेकर हम इसको लेते हैं, P = 1/f मीटर। और मात्रक जो होता है यही 1/m जो होता है यही मात्रक को शो करेगा, क्योंकि 1/f ये तो अचर राशि है। ये तो क्या अचर है? ये 1/m मीटर। 1/m मीटर को हम लिख सकते हैं सिर्फ क्या? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ नीचे जो है +1 घात है, ऊपर जब आएगी तो -1 घात आ जाएगी। और इसी m की पावर -1 को हम लिख सकते हैं m⁻⁻1 को लिख सकते हैं एक डायोप्टर। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एक डायोप्टर बराबर m मीटर की पावर -1। m डायोप्टर बराबर मीटर की पावर -1। m डायोप्टर बराबर मीटर की पावर -1। उम्मीद है ये अतुल्य प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से जो डिटेल में समझाया गया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।